नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहली क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी प्रागैतिहासिक काल की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में सभी जानकारी को पहली वीडियो में कंप्लीट समझा है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। तो दोस्तों, एक प्रश्न आता है मन में, क्या कोई हमसे पहले भी एक दुनिया निवास किया करती थी? क्या उससे पहले जो लोग रहा करते थे वो लोग आए कहां से थे? कैसे घर बनाकर रहा करते थे? घर के साथ वो अपने मनोरंजन के साधन क्या अपनाया करते थे? क्या उनके घरों में भी शौचालय की व्यवस्था थी? क्या उनके गंदे पानी को निकास के लिए क्या नालियों की व्यवस्था थी? ऐसे तमाम प्रश्न हमें हमारे इतिहास पढ़ने से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो चलो वो उस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सी सभ्यता थी और कैसे कैसे पूरा व्यवस्था चल रही होगी, व्यवस्था क्या थी, किस तरह के लोग हुए होंगे। इन सभी बातों को हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को लेकर, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब होता है कि भाई इतिहास का ऐसा कोई भी कालखंड जिसमें हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सके। तो ऐसे इतिहास के पार्ट को, ऐसे इतिहास के हिस्से को हमने आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रख दिया है। तो उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सभ्यता भी ठीक वैसे ही है, क्योंकि यहाँ भी लिपि का ज्ञान इन लोगों को था, भाषा का ज्ञान लिखित अवस्था में इनके पास था, लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य मिले उनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, जिससे वहाँ के चीज़ों के रहस्यों के बारे में और खुलासे हो पाए। तो इसी क्रम में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो खोज की बात करें तो भाई 1826 से पहले हम लोग अवगत नहीं थे कि कोई सभ्यता भी, एक प्राचीन सभ्यता भी इस सृष्टि में रही होगी जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। तो हम लोग बिल्कुल परिचित नहीं थे, है ना। तो 1826 में एक आपके महान विद्वान रहे चार्ल्स मैशन। इन्होंने यहां पर कुछ साक्ष्यों को, कुछ पुरातत्व जो भी सामग्री थी उनकी उपलब्धता के आधार पर इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना यहाँ पर इतनी सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई प्राणी वर्ग पहले इस समाज में रहा होगा। ये सब सामान साधु सज्जा काफी पुराने आप कल्चर का दिखाई देता है। तो उस आधार पर इन्होंने 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या करा कि सर्वप्रथम पता लगाने का प्रयास किया, और फिर 1842 में इन्होंने एक पुस्तिका लिखी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। और इस पुस्तक में यहां पर जो कुछ महसूस किया, जो कुछ देखा, जो कुछ रियलाइज किया, वो जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज के सामने रखी। और ये पुस्तक से ही कहीं ना कहीं एक समाज में मैसेज पहुंचा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कल्चर, ऐसी एक्टिविटी वाली सभ्यता हमारे पास्ट में रही होगी। तो सभ्यता को जानने के लिए 1842 में इन्होंने एक जो नैरेटिव ऑफ जर्नीज नाम की बुक लिखी। तो उस बुक में बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन वो जानकारियां कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं थी। वो जानकारियों का स्टैंडर्ड देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो एक हमें बेसिक जानकारी प्राप्त होती है, बहुत खास जानकारी प्राप्त नहीं होती जिसके आधार पर हम किसी सभ्यता को मान बैठे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर अगला जो इंसिडेंट होता है वो होता है बर्टन बंधु के साथ। बर्टन बंधु कौन है भाई? बर्टन बंधु एक्चुअली में दो भाई हैं,
कौन भाई है? एक का नाम है विलियम बर्टन बंधु, एक का नाम है विलियम बर्टन बंधु और एक का नाम है आपका जेम्स बर्टन बंधु। तो जेम्स बर्टन बंधु और विलियम बर्टन बंधु जो हैं ये आप भाई थे, लेकिन पेशे से इंजीनियर थे और उस समय ये आप पाकिस्तान में लाहौर से कराची के लिए आप समझ सकते हैं कि लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे, तो उस ट्रैक को बिछाने के लिए कुछ इनको कुछ सामग्री उपलब्ध हुई, वहां के खुदाई से, वहां के आसपास के भवनों से कुछ पकी ईंटें या कुछ अन्य पदार्थ इस्तेमाल हुआ, जिसका इस्तेमाल इन्होंने पटरी बिछाने में कर लिया। लेकिन ये चीज आई कहां से, ये सामग्री का किस सभ्यता से संबंध है, ऐसा कोई विशेष ध्यान यहां पर इन लोगों ने नहीं दिया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 1853 से 56 के बीच की बात करें तो यहां पर उस समय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम लिखते चलिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इन्होंने क्या करा, उस सभ्यता को जानने के लिए कई बार उस स्थल का जहां से इनको अंदेशा था, तो वहां पर कई बार ये गए और कई बार दौरा किया, लेकिन बहुत खास जानकारियां जुटाने में ये भी कामयाब ना हुए, है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रमाणिक तथ्य या जानकारी देने में कामयाब नहीं हुए जिसके आधार पर हम संतुष्ट हो जाते हैं। अब इसी क्रम में प्रक्रिया चल रही थी, और प्रक्रिया जब चल रही थी तो उसी समय में कि क्या हुआ कि ये बात सन 1921 और 22 के आसपास की है, और वहां पर आपके व्यक्ति थे जॉन मार्शल। ये कौन थे? उस समय ये पुरातत्व विभाग के हेड हुआ करते थे, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं आप, ये बात 1853 से 56 की है। अब जाहिर सी बात है यहां पर कई सारे पुरातत्व विभाग के हेड रहे होंगे, उनमें से अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे, ये पहले हेड थे, ठीक है। और जो जॉन मार्शल है ये पुरातत्व विभाग के उस समय हेड थे, और इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति है दयाराम शाहनी, जिनका नाम आप खूब सुनते हैं। इन्होंने हड़प्पा स्थल की खुदाई की और वहां से कई सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिससे वहां पर इन्होंने एक सभ्यता होने का पता लगाया, जिसको आजकल हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और यह घटना सन 1921 में हुई थी। मतलब 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाहनी ने उत्खनन खुदाई का काम कराया हड़प्पा स्थल पर, और हड़प्पा जो सभ्यता का वहां पर पता लगाया। कब लगाया? 1921 में। वहीं पर दूसरी सफलता जो मिली थी वो मिली थी राखलदास बनर्जी को। किसको मिली? राखलदास बनर्जी। आजकल बुक्स में इनका नाम शॉर्ट में छपा होता है आर.डी. बनर्जी, ठीक है। तो आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी एक ही व्यक्ति हैं। तो जो राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की और वहां से कई सारे साक्ष्यों को जुटाया, जिसके आधार पर अब यह पुख्ता हो चुका था कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता पनपी होगी, कोई ना कोई समाज रहा होगा, कोई ना कोई लोग रहे होंगे। अब मामला यह हुआ कि अब सोचना शुरू कर दिया सभी स्तरों से, और जानकारियां जुटाने का काम में काफी तेजी आ गई, और यह प्रक्रिया चलती रही। इस प्रक्रिया के चलते चलते अब सवाल ये आया कि अब जगह जगह से कालीबंगा हो, राखी गढ़ी हो, या फिर आप लोथल कह सकते हैं, या फिर चन्नू दड़ो नाम का स्थल हो, मतलब ऐसे आप बहुत सारे स्थल, ठीक है। और उन स्थलों पर खुदाई की गई और किसी ना किसी प्रकार के साक्ष्य वहां से उपलब्ध हुए, चाहे पकी ईंटों के रूप में हो और चाहे पकी ईंटों के अलावा हम बात करें तो वहां से चूड़ियों का मिलना हो, या फिर जो प्रसाधन सामग्री है उनका उपलब्ध होना हो, या भवनों की शैली, भवनों का निर्माण, ये सारी सभ्यताएं से कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे, है ना। तो फिर ये प्रक्रिया थी
जानकारी होने की कि इस तरह से प्रक्रिया आगे चल रही थी। ठीक है, अब सवाल ये आया कि यहां पर हम बात कर लें किसकी, काल विभाजन की। मतलब जो भी स्रोत मिले, जो भी साक्ष्य मिले, उस साक्ष्यों के आधार पर, वो साक्ष्य कितने पुराने हैं, उस आधार पर हम ये तय कर पाए कि ये सभ्यता कितनी पुरानी रही होगी। तो उसमें जॉन मार्शल ने जो भी चीजें उपलब्ध हुई, उन चीजों के अध्ययन के आधार पर कहीं ना कहीं एक डेट बताई कि यहाँ पर जो भी चीजें मिली हैं वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व पुरानी हो सकती हैं। मतलब ये जॉन मार्शल का कथन है। ये याद इसलिए रखेंगे क्योंकि इस चीज के काल विभाजन को लेकर कई सारे जो इतिहासकार हैं उनमें आपस में ही मतभेद है। लेकिन जॉन मार्शल का हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये उस समय पुरातत्व विभाग के हेड हुआ करते थे और यहाँ पर इन्हीं के अंडर में हमारे दयाराम साहनी जी ने और राखलदास बनर्जी ने दो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो इनका डेट जो भी नामकरण किया है, जो भी काल का विभाजन किया है, इनका याद रखना काफी आवश्यक हो जाता है। जॉन मार्शल के बाद आप याद रखेंगे एक डीपी अग्रवाल है। क्या कौन है भाई? डीपी अग्रवाल। और डीपी अग्रवाल ने हमारी जो मौजूदा वैज्ञानिक पद्धति है जिसको हम काफी प्रामाणिक मानते हैं, और वो है कार्बन 14 पद्धति। और कार्बन 14 पद्धति से क्या होता है कि जो भी पुरानी से पुरानी चीजें हैं उनकी जीवाश्मों के आधार पर उनकी आयु को ज्ञात करने का एक सिस्टम है, एक पद्धति है, और जो कि वैज्ञानिक है, इसलिए इसको काफी प्रामाणिक माना जाता है। तो उस समय में जो भी वस्तुएं उपलब्ध थी, साक्ष्य उपलब्ध थे, उन उपलब्धों पर रिसर्च किया गया, उनका अध्ययन किया गया और नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ पर जो भी सभ्यता रही होगी वो कहीं ना कहीं 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की रही होगी। मतलब जो भी सभ्यता रही होगी वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रही होगी। मतलब इस कालखंड में एक सभ्यता थी, वो सभ्यता पनपी थी, वो सभ्यता रह रही थी। मतलब इस आधार पर ये पहुंचे और हमारे मैक्सिमम इतिहासकार और विद्वानों ने इस डेट को सही माना है। और अब आपके एग्जाम में अगर कोई डेट आए तो आप यही वाली डेट इंगित करिए जो डीपी अग्रवाल ने कार्बन 40 पद्धति के आधार पर बोली है। और अगर जॉन मार्शल के आधार पर पूछे तो आप ये वाली डेट क्लियर करके आएंगे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, यहां पर एक नोट पॉइंट हम डालेंगे। नोट पॉइंट इसलिए क्योंकि अब आधुनिक रिसर्चें से जो भी चीजें मिली हैं, जो भी आधुनिकता में जो भी पुरानी चीजें मिली हैं उनसे पता चला, तो ये पता चला कि जो भी नवीन शोध किए गए कि ये सभ्यता थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 8000 साल पुरानी मानी जा रही है। कितनी? 8000 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन ये अभी नवीन शोध के आधार पर पता चला है कि 8000 साल पुरानी हो सकती है। और वैसे आप देखें तो वैसे 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इसका अर्थ ये है कि भाई सन 2022 चल रहा है, तो 2022 सालें तो जे हो गई। जब से हमने कैलेंडर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेकर 2022 तक 2022 सालें ये हो गई। ठीक है, अब 1 से बैक में चले जाओ, कितना? 2300 साल। 1 से बैक में चले जाओ 2300 साल, तो 2022 ये जोड़ लो और 1750 से 2300 के बीच में आप जोड़ लो और अंदाजा लगा लो कि कितना 44 से 4500 जो भी सालें बन रही हैं उनके आधार पर कि इतने साल पहले कोई सभ्यता, लगभग 5000 साल पहले कोई ना कोई सभ्यता थी। लेकिन नवीन शोध के हिसाब से जो वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं आज के टाइम पर, उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो सभ्यता है वो लगभग 8000 साल पुरानी है। इसलिए मैंने इसको नोट पॉइंट बना के डाला है क्योंकि ये पुराने बुक्स में नहीं होगा ऐड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे काल विभाजन को लेकर कि जॉन मार्शल उसमें पुरातत्व विभाग के हेड थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व में इसका काल विभाजन किया कि इतने ईस्वी पूर्व ये दुनिया, ये समाज रहा होगा। ठीक है, डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर वस्तुओं का अध्ययन किया, रिसर्च किया, अन्वेषण किया, तो तय कर पाए कि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच कोई ना कोई सभ्यता वहां पर पनप रही होगी और रही होगी। और यहां पर सबसे जो परिपक्व काल है, सबसे परिपक्व काल का मतलब जहां पर यह सभ्यता काफी मजबूत होगी,
तो जो परिपक्व काल है वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि 2200 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व से हम बात करें तो हमारी जो भी 2000 ईस्वी पूर्व है, 2000 ईस्वी पूर्व, तो इतने इस कालखंड में ये जो सभ्यताएं थी वो काफी मजबूत थी, काफी मजबूती पर आ चुकी थी। मतलब सब एक प्रकार से कह सकते हो जैसे विकासशील से विकसित की ओर होता है, तो वैसे यहाँ पर काफी डेवलप थी ये वाली सभ्यता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काल विभाजन को समझ पाए। अब काल विभाजन के बाद हम लोग बात करेंगे इसके नामकरण को लेकर। जैसा कि आप नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण आप अलग अलग किताबें देखते होंगे, तो उन किताबों में आप पढ़कर बड़ा कंफ्यूज होते होंगे। कहीं इसका नाम सिंधु सभ्यता लिखी होता है, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता लिखा होता है, कहीं हड़प्पा की सभ्यता लिखा होता है, कहीं कहीं तो सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा होता है। तो ये जो सभ्यता मतलब चीज एक ही है, सभ्यता एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि अलग अलग नामों से जानने के कई सारे रीजन हैं। मैं उन रीजंस के कुछ रीजंस आपको बताता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है कि उस समय एक मानक तैयार किया गया कि जो सभ्यता जिस नदी के किनारे प्राप्त होगी उसका नाम उसी के हिसाब से रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी सभ्यता प्राप्त हुई थी तो उसके इर्द गिर्द एक नदी थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। इसीलिए इसका नाम, ये जो सभ्यता खोजी गई, इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं थे। उनका यह कहना था खाली सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी के अलावा अन्य बहुत सारी नदियां जैसे सरस्वती नदी भी वहां से होकर गुजरती है। तो इस हिसाब से उन्होंने सिंधु सभ्यता को ही केवल सब सही नहीं माना। इस हिसाब से अगला जो मंथन था उस मंथन के आधार पे इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है इतिहास में। लेकिन यह सभ्यता काफी कम इतिहासकारों के बीच प्रचलित रही। वहीं बात करें हम तो अब इतनी कंफ्यूजन है, आपस में मतभेद है, तो फिर मतभेदों का सॉल्यूशन ये निकला कि ये कहा गया कि सबसे पहले जिस स्थल पर खुदाई हुई, अर्थात जो स्थल सबसे पहले खोदा गया, जहां से सबसे पहले प्रमाण मिले, उस स्थल के आधार पर आप इस सभ्यता का नाम रख दीजिए। तो आपको पता है 1921 में दयाराम साहनी जी को वहां पर हड़प्पा स्थल पर एक सभ्यता का पता चला था। क्योंकि हड़प्पा स्थल पर पता चला था, इसलिए इस सभ्यता को आज के टाइम में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है आप समझ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, एक्चुअली में ये एक ही सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया इसका भी रीजन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को बनाया किसने होगा, मतलब सभ्यता के निर्माता कौन थे, सभ्यता का उद्भव हुआ कैसे होगा, यहाँ पर कौन लोग होंगे और कहां से आके बसे होंगे, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं उद्भव की। किसकी बात कर लेते हैं? उद्भव की। उद्भव मतलब निर्माता कौन थे इस सभ्यता के। तात्पर्य यह है कि सभ्यता में कौन लोग थे, कहां से आए थे और कहां से आकर यहां रह रहे थे। तो उसमें भी काफी मतभेद है। कोई कहता है कि द्रविड़ जाति के लोग थे, कोई कहता है कि आर्य जाति के लोग थे, और कोई तो कहता है कि नहीं ये तो विदेशी थे, विदेशी में सुमेरिया से आए थे। तो अब इस क्रम को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं अगर बात करूं विदेशी मत की, तो जो विदेशी मत हैं जिनमें आपके चाइल्ड हैं, गार्डनर हैं, ठीक है, आपके मार्शल हैं, व्हीलर हैं, ये सब विदेशी मत हैं। और इनमें एक आध आप कह सकते हो हमारे कौशाम्बी भी हैं, डीडी कौशाम्बी, ठीक है, डीडी कौशाम्बी। ये जो इतिहासकार हैं, एक दो भारतीय भी हैं, बाकी विदेशी जो हैं उन सबका ये मानना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे ये एक्चुअली में सुमेरियन थे। कौन थे भाई? ये सब सुमेरियन थे। ऐसा भाई इन्होंने क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे कोई ना कोई तर्क होगा। तर्क ये था कि भाई यहां पर जो भी चीजें उपलब्ध हुई तो वो सुमेरियन सभ्यता में लोग जो वहां रह रहे थे उससे काफी मिलते जुलते थे। वहां भी भवन हुआ करते थे, यहां भी भवन थे।
वहां भी भवन के अलावा धार्मिक आस्था में विश्वास था, या भी धार्मिक आस्था में विश्वास है इस हिसाब से। और दूसरी बात जो बताने की थी वो ये थी कि अगर हम मान लें कि हमारी ये वाली सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के इधर थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पर एक सभ्यता थी, वो सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया, जिसके बारे में भी हमारे इतिहासकारों को जानकारी हुई। और मेसोपोटामिया से आगे आप आओगे तो यहाँ पर एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो जो मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के इधर मध्य में सुमेरियन रहते थे, सुमेरियन जाति के लोग रहते थे। तो इतिहासकारों ने, जो विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने माना कि भाई क्या हुआ होगा कि मेसोपोटामिया के जो सुमेरियन हैं यही आकर यहाँ पर आकर बस गए होंगे और यहीं पर आकर इन्होंने भवनों का निर्माण कराया होगा, रहने के लिए बस्तियां बसाई होगी, एक समाज बसाया होगा और एक सभ्यता हमारे सामने आई होगी। मतलब विदेशी जो मत हैं उनका यह कहना है कि यहाँ पर जो सभ्यता में रह रहे थे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो एक्चुअली में सुमेरियन के थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आकर बसे थे। इसी क्रम को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं तो इसका खंडन करते हैं इस बात का कि हमारे जो आप याद रख सकते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी भाई? राखलदास बनर्जी ने। किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। तो जो राखलदास बनर्जी अर्थात आरडी बनर्जी हैं, इनका मत था कि भाई ये सुमेरियन नहीं थे, ये कौन थे? ये द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन थे भाई? ये द्रविड़ जाति के लोग थे। तो इस द्रविड़ जाति के लोग के जो साक्ष्य पर कई सारे इतिहासकार, कई सारे विद्वान इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे। तो इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने तर्क ये दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन रहते थे वो भवन उनके जो है वो आज जहां पर हमने खुदाई की है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो भवन वहां भी मिलते हैं, भवन वहां भी थे उस कालखंड में। लेकिन आप ये देखें वहां के जो भवन थे वो अलग डिजाइन के, अलग शैली के थे, और यहां पर जो भवन मिले वो अलग शैली के हैं, अलग द्रविड़ शैली में निर्माण किया गया है। यहां पर वहां पर आप देखें गंदे पानी के निकास के लिए कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आप ये देखें, गंदे पानी को निकास के लिए व्यवस्था थी, उसको नालियों को ढक दिया जाता था। साथ ही साथ वहां पर आस्था थी धर्म के प्रति, लेकिन यहां पर धर्म के प्रति आस्था किसी अन्य प्रकार की थी। मतलब मातृ देवी में विश्वास रखते थे, योनि और लिंग की पूजा किया करते थे, वनस्पति की पूजा किया करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे, कुवड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। मतलब यहाँ पर जो है सभ्यता वहां की सभ्यता से काफी अलग थी, और कई सारे ऐसे तर्क दिए जिस तर्क के आधार पर कई सारे जो विद्वान हैं वो द्रविड़ जाति के लोगों का होना ही इस सभ्यता में मानते हैं। और यहीं पर आगे क्रम में बात को बढ़ाएं तो यहीं पर हम आगे बढ़े तो पता चलता है कि वहां पर एक हमारे थे टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण पुशालकर। तो जो टी.एन. रामचंद्रन और जो लक्ष्मण पुशालकर जी हैं, इन्होंने माना कि नहीं, ना तो ये सुमेरियन होंगे ना ये द्रविड़ होंगे, बल्कि ये आर्य जाति के लोग होंगे। कौन होंगे? ये आर्य जाति के लोग होंगे। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं होती दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि अगर ये आर्य जाति के लोग थे तो ये बताइए द्रविड़ जो शैली थी या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये तो नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के तो लोग पक्के मकानों में रहा करते थे। फिर आर्य सभ्यता, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां फिर लोग झोपड़पट्टियों में क्यों रहने लगे, कच्चे मकान बनाकर क्यों रहने लगे, फिर ग्रामीण सभ्यता देखने को क्यों मिलती है? मतलब अगर आर्य जाति के लोग थे तो आर्यों के बारे में तो जानकारी हमें वैदिक सभ्यता से मिलती है, आगे से मिलती है। तो फिर पहले इंसान नगरीय क्षेत्र में रह रहा था, सुख सुविधाओं को भोग रहा था, उसके बाद कैसे वन जंगल में जगह जगह झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगा? तो ये बात कहीं ना कहीं
इस बात को खंडित करती है, इसीलिए ये बात बहुत कम इतिहासकार ही इसमें तवज्जो देते हैं, अन्यथा कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं देता। तो आपके एग्जाम में जब भी आए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो विदेशी मत के हिसाब से तो सुमेरियन बताइएगा, और हमारे जो भी राखलदास बनर्जी के हिसाब से पूछा जाए तो द्रविड़ जाति का बताइएगा, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो द्रविड़ आप लगाकर आएंगे। क्या लगाकर आएंगे आप? द्रविड़। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इस सभ्यता की विशेषता के बारे में। मैं इस सभ्यता की इतनी देर से तारीफी गुणगान कर रहा हूं, मैं यहाँ के लोगों की जानकारी के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या खास बात थी, है ना? कौन कौन सी विशेषताएं इस सभ्यता को हमारी सभ्यता से मिलाती हैं, हमारी सभ्यता की तरह बनाती हैं, और कौन सी यूनिक बातें जो कि इतने साल पुराने सभ्यता थी तो सभ्यता में देखने को मिलती हैं। तो उन सभ्यताओं के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूं, किसके रूप में? विशेषताओं के रूप में। तो मैं अगर विशेषताओं की बात करूं तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की मैं अगर सिंपल सी विशेषता की बात करूं तो यहां की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का क्या तात्पर्य है? नगरीय सभ्यता का तात्पर्य है कि यहाँ के मकान आप देख लें, यहाँ के व्यापार को देख लें, यहाँ के रहन सहन के तरीके को देख लें, तो ये सब तरीके कहीं ना कहीं वहां के नगरीय व्यवस्था को, वहां के रोडों का मतलब रोड का देख ले, घर में दरवाजे खिड़कियों का देख ले, तो ये सारी सभ्यता कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता की ओर इंगित करती है। मतलब आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आप कहेंगे ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात हम करें तो कांस्य युगीन संस्कृति, युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है कि यहाँ से जो भी हमें चाहे, है ना, नटराज की मूर्ति मिली हो या नर्तकी की मूर्ति मिली हो, तो मैक्सिमम जो भी वस्तु उपलब्ध हुई हैं वो कांसे से मिलकर बनी थी। और कांसे में क्या होता है भाई? कांसे में कॉपर होता है, तांबा और टीन होता है। क्या होता है? टीन होता है। तो कांसा बनता है कॉपर और टिन के मिलने से। मतलब यहां पर जो भी वस्तु उपलब्ध हुई है वो कांसे से निर्मित थी। आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि ताम्र पाषाण काल की आप देखेंगे तो जो जोरबे संस्कृति है, ठीक है, जोरबे संस्कृति में तांबा और टिन से मिलाकर वस्तुओं का इस्तेमाल करना वो लोग सीख चुके थे, है ना। उससे पहले बना से आहड़ संस्कृति, उससे ताम्रवती मतलब तांबे का एक युग था, फिर तांबे को टिन में मिलाकर टिन बनाना सीख गए, टिन में मिलाकर वहां पे कांसे का पदार्थ बनाना सीख गए थे, है ना। मतलब मेटलर्जी का नॉलेज इन लोगों को हो चुकी थी। धातु को मिलाकर नए धातु को बनाने का तरीका ये लोग सीख चुके थे। और इसकी बहुलता, इसका सबसे ज्यादा जो मतलब इस्तेमाल है वो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का होता दिखाई दे रहा है। मतलब इस सभ्यता में कहीं ना कहीं जितनी भी वस्तुएं थी वो कांसे से निर्मित थी, इसीलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर चैप्टर में डाल रखा है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं हम इसको, ठीक है। बोला जाए कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है वो कैसे सभ्यता है, तो आपको ऑप्शन दिया होगा प्रागैतिहासिक सभ्यता है, ऐतिहासिक सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। तो आप बताएंगे प्रागैतिहासिक सभ्यता का क्या मतलब होता है? ऐसी सभ्यता जिसका लिखित विवरण ही उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक में क्या होता है कि लिखित विवरण तो है लेकिन पढ़ा जा नहीं सका है। और ऐतिहासिक में क्या होता है? लिखित विवरण है भी और पढ़कर हमने उसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध की है ना। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये लोग लिपि का नॉलेज नहीं थी इनको, या ये मतलब लिखना उखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था लिखना पढ़ना जानते थे। लेकिन हमें जो भी स्रोत मिले, हमें जो भी सामग्री मिली लिखित के रूप में, तो उन साक्ष्यों को हम आज तक बहुत प्रयास करने के बाद भी पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वहां की जो शैली है वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ के आधार पर, और जिसमें यू आकार के और मछली की आकृति के रूप में सबसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वर्णों का इस्तेमाल किया गया। 64 मूल वर्ण हुआ करते थे उस लिपि में,
इनकी तो पहचान कर ली गई है, लेकिन उनमें लिखा क्या? अगर हम लिखने में, लिखा हुआ पढ़ने में कामयाब हो जाएं तो ऐसे ऐसे अनोखे खुलासे, वहां की सभ्यता की पूरी प्रामाणिक जानकारी हमें कहीं ना कहीं सभ्यता के बारे में मिल जाएगी। लेकिन आदि ऐतिहासिक सभ्यता हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पढ़ने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। वही बात करें, मैंने अभी आपको कहा लिपि के बारे में, तो आपसे बोला जाए यहाँ की लिपि कैसी थी? तो लिपि थी भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफ, है ना। मैंने आपको बताया था कि भावचित्रात्मक लिपि थी, मतलब यू आकार की सबसे ज्यादा अक्षरों को और मछली की आकृति बना हुआ सबसे ज्यादा यहां पर पाया गया है, और लगभग 64 मूल जो बड़ थे या मूल लिपि थी उसके बारे में देखने को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वहीं पर हम इसी को आगे की ओर बढ़ाएं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इस सभ्यता के बारे में देखकर पता चलता है कि यह सभ्यता काफी शांति प्रिय सभ्यता थी। शांति प्रिय सभ्यता में इसको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इस सभ्यता में मैं अगर एक बात कहूं तो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो वहां से काफी औजारों का मिलना उपलब्ध नहीं हुआ है। मतलब काफी औजार नहीं मिले जिससे हम कह पाए कि ये लोग जो हैं वो काफी युद्ध करते होंगे। ये सब शांति प्रिय व्यक्ति थे, शांत रहकर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो बहुत ज्यादा औजार नहीं मिले जिससे हम कह देते हैं कि इसकी जो सभ्यता थी वो काफी शांति प्रिय सभ्यता रही होगी। साथ ही साथ हम बात करें शांति प्रिय सभ्यता के अलावा ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान का मतलब है कि ये व्यापार के आधार पर ही अपना समाज को इंगित कर रहे थे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि लोथल हो, सुरकोटता हो, रंगपुर हो, प्रभास पाटन हो, ऐसे कई बंदरगाह उपलब्ध हुए हैं जिनसे ये पता चला है, ऐसे साजो सामग्री उपलब्ध हुई है जिससे ये पता चला है कि मेसोपोटामिया, मध्य एशिया या मिस्र, अन्य विदेशी जगहों तक इनका व्यापार होता था जहाजों के माध्यम से। ठीक है, तो ये कह सकते हो ये सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान थी। विस्तृत सभ्यता की बात करूं, यह सभ्यता काफी विस्तृत थी। विस्तृत का मतलब है लगभग देखेंगे तो 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई थी, जो कि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मिला लो तो उससे भी ज्यादा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये काफी विस्तृत सभ्यता थी। वहीं हम लोग बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो भाई राजनीतिक व्यवस्था की बात करें हम या आर्थिक व्यवस्था की बात करें या सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था, तो इन सब व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई कोई लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में तो कामयाबी हुई नहीं है जिससे हम यह पता कर पाए कि ऐसी व्यवस्था होती होगी, वैसी व्यवस्था होती होगी। हम कहीं ना कहीं जितने भी आंकड़े जुटाए हैं इस सभ्यता को जानने के लिए, तो वो प्राचीन सामग्री या जो साक्ष्य उपलब्ध हुए उनके आधार पर जुटाए हैं। तो उनसे राजनीति के विषय में, आर्थिक के व्यवस्था विषय में या सामाजिक प्रक्रिया के विषय में कहना बहुत कुछ सही नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं जनसत्तात्मक थी। लोगों के ख्याल और कल्याण के लिए वहां पर व्यवस्थाएं चल रही होंगी। और ऐसी आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आर्थिक व्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना देना देखने को मिलता है। कुछ मोहरें मिली हैं, उन मोहरों से हमें एक विशेष दर्जे के व्यक्ति होने का पता चलता था, लेकिन व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी कि नहीं होती थी इसका कोई पुख्ता भी सबूत उपलब्ध नहीं है। वही बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था में ये सभी लोग आपस में खूब मेल प्रेम से रहते थे। उस मेल प्रेम की बात करें, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, धार्मिकता से जुड़ी हुई चीजों का आयोजन, तो जाहिर सी बात है ये तो सब समाज में मेल प्रेम से रहकर ही हो पाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था है या जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था के विषय में बात करें तो भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि कुबड़ वाला बैल को पूजना, लिंग योनि की पूजा करना, ये सब कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ जो आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में काफी बड़ा
है ना, स्नानागार मिला है स्नान करने के लिए, तो वहां पर जो स्नानागार काफी बड़ा उपलब्ध हुआ है, तो वो धार्मिक आयोजन अर्थात पूजा या पाठ के लिए वहां पर उससे पवित्र मतलब होकर, जैसे आजकल हम गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं, तो उसके बाद पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ की भी देखने को मिलती है। और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या? मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि यहां पर परिवार में जो हेड है वो माता हुआ करती थी, जैसे आज के समय में पुरुष प्रधान है। और दूसरी चीज है कि यहां पर मातृ देवी की उपासना होती थी, क्योंकि कई सारी मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी में मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। ठीक है, तो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी की मूर्तियों में मातृ देवी के बारे में जानकारी मिलती है। एक मृण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधे के उगने को दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वो देवी उर्वरक देवी रही होंगी, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाली देवी रही होंगी। तो ऐसे मात्र तमाम साक्ष्य इस सभ्यता को और अनोखा बना देते हैं। ठीक है, ठीक। मैं बात करूं तो यहाँ के सड़कों के बारे में बात करूं, तो सड़कों के बारे में अगर बात करूं तो सड़कें जो थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी? वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर। मतलब और एक विशेष बात यह कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, साथ ही साथ यहां पर जो घर हुआ करते थे वो घरों के जो दरवाजे हैं वो रोड की तरफ ना खुलकर, वो दरवाजे है ना सड़क की तरफ ना खुलकर वो कहां खुलते थे? वो अंदर जो भी गली है उसमें खुलते थे, जिससे डस्ट गंदगी ना पहुंचे और सुरक्षा भी बनी रहे। केवल एक जगह अपवाद मिलता देखने को, और वो है लोथल। लोथल में कई सारे मकान ऐसे मिले हैं जिनके दरवाजे जो है वो मेन सड़क की तरफ खुलते दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका अपवाद है। इसी क्रम में हम लोग बात करें तो जो नालियों को लेकर बात करें, जैसे कि आज के समय में हम लोग गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था करते हैं, जिससे गंदा पानी एक जगह जमा ना हो और हमारी जो मोहल्ला बस्ती है वो साफ सुथरा रहे। तो ऐसे ही यहाँ भी नालियों की निकासी के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी नालियां थी उनके वो नालियां बना रखी थी जिससे गंदे पानी का निकास हो सके, और उन पर जो भी गंदगी में जो भी बैक्टीरिया जीवाणु ना बैठे इसके लिए, या उसको प्रभाव साफ स्वच्छ रहे उसके लिए ये लकड़ी से ढक दिया करते थे। ठीक है, लकड़ी से ढक दिया करते थे। तो जो नालियां मिली है जिससे गंदा पानी का निकास हो सके, और वो नालियां कैसी हैं? वो नालियां जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार से लकड़ी वगैरह से ढककर तैयार की गई हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, और एक जगह है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, तो कालीबंगा। ठीक है, ये जो जगह है यहां पर आप समझ सकते हैं, यहाँ की जो नगर योजना है, नगर योजना का मतलब है कि वहां के जो नगर के पूरा जो रूप रंग है वो एक दूसरे के काफी समान थे, देखने में एक दूसरे के काफी समान थे, मतलब एक जैसा देखने में कहीं ना कहीं मिलते थे। और वहीं एक यहीं पे एक जगह है कालीबंगा और रंगपुर। ये दो जगह ऐसी हैं जहां से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य नहीं मिले हैं, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। बाकी जितने भी स्थल प्राप्त हुए यहां से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। बाकी जितने भी हो, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या कोई अन्य क्षेत्र, तो हर जगह से हमें पकी हुई ईंटों के साक्ष्य उपलब्ध हुए। इससे यह पता चलता है कि ये ईंटों को पकाना जानते थे, और इन ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 के क्रम में होता था। तो जो ईंटों का अनुपात है वो कैसे हुआ करता था? वो 4:2:1 की ईंटों का सबसे ज्यादा प्राप्त होना पाया गया है। मतलब ईंटें तो और प्रकार की हुआ करती होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इस अनुपात में ईंटें वहां से प्राप्त हुई है।
और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े भवनों का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, मतलब भवन आप देखेंगे तो भवन काफी बड़े बड़े थे। भवन कैसे थे? भवन काफी बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, और जो कि किले बनाकर उसकी किलेबंदी कर दिया करते थे, जिससे डाकू उचक्के जो हैं उनसे सुरक्षा हो सके। तो जो भवन थे वो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, और उन भवनों के चारों तरफ कहीं ना कहीं किलेबंदी इसको और भी विशेष बना देती है। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक विशाल स्नानागार मिला है। तो पूछा जाता है कि हमें विशाल स्नानागार कहां से उपलब्ध हुआ है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहां से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक स्थल है जहां से काफी विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और काफी विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब है कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे आपातकाल में कोई घटना घट जाए तो बहुत सारी अनाज को एक जगह आपातकालीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था, जो कि उस समय का काफी बड़ी इमारत है। तो आपसे बोला जाए सबसे बड़ी इमारत कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आप बोलेंगे अन्नागार। और सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बताऊं यहां पर इसी क्रम में आगे, तो मैंने आपको बोला था कि इन लोगों को ऐसा नहीं था कि लिपि का ज्ञान नहीं था, इन्हें लिपि की अच्छी खासी समझ थी। लिपि की अच्छी खासी समझ थी, और लगभग 64 मूल चिन्ह पहचाने गए। ठीक है, उन मूल चिन्हों में यू प्रकार का चिन्ह और मछली की आकृति सर्वाधिक प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ की जो आकृति, यहाँ पर जो भाषा थी, मैंने आपको बोला भाषा भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि भावनाओं पर आधारित थी, और भावनाओं को भाई जानने के लिए उसी काल को कोई व्यक्ति मिले तब बता पाएगा, है ना? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो भाव चित्रात्मक मतलब मैं कह सकता हूं पिक्टोग्राफ। भाव चित्रात्मक लिपि का होना मतलब पिक्टोग्राफ। और समस्या यह है कि इस लिपि को हम अभी तक इतने सारे माध्यम अपनाने के बाद भी हम इसको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको और विशेषता बताऊं लिपि की, तो ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और दाईं से बाईं ओर लिखने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन। क्या कहते हैं? बूस्ट्रोफेडन। जैसे उर्दू लिखी जाती है सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर, ऐसे दाईं से बाईं ओर ये लिपि का लिखा हुआ पाया गया है। ठीक है, तो दाईं से बाईं कोई अगर लिपि लिखी जाती है तो उसे हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन। क्या कहते हैं? बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। अब खास बात क्या है कि जैसे आजकल के व्यक्तियों को साज सज्जा का बड़ा शौक है, ब्यूटी पार्लर जाना, है ना, लड़कों को जेंट्स पार्लर जाना, सज धज के निकलना, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, इन आभूषण नए नए प्रकार के पहनना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हम लोग गोल्ड की चैन पहनना, घड़ी पहनना, हाथों में घड़ी पहनना, है ना, उंगलियों में रिंग पहनना, ये लड़कों का आभूषण है। लड़कियों को तो जानते ही हो ईयर रिंग्स हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत ज्यादा आभूषणों का शौक हमारे आजकल के व्यक्तियों को है। तो वैसे ही उस समय भी काफी साज सज्जा का अगर हम देखें तो साज सज्जा का ख्याल उस काल के लोग भी रखते थे, जिनमें स्त्री हो या पुरुष हो वो दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। ऐसा कई सारे साक्ष्य उपलब्ध हुए जिससे यह पता चलता है कि ये लोग साज सज्जा के सजने धजने के बड़े शौकीन थे और स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण किया करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से हम बात करें तो कई सारी प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। प्रसाधन मंजूषा हम कहते हैं, जिसमें लिपस्टिक का, चूड़ियों का, ठीक है, या आप समझ सकते हैं अन्य जो भी एक मेकअप किट होती है, उस तरह की मेकअप किट में दुनिया भर की सजावट से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। वैसे ही यहाँ पर पूरे प्रसाधन से बालों के काटने के लिए कंघे को प्राप्त होना, मतलब सभी प्रकार की चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शौकीन बहुत थे, और शौकीन होने का नतीजा ये था कि सज धज कर किसी भी कार्यक्रम में
निकला करते थे या मतलब किसी भी सांस्कृतिक आयोजन का इस्तेमाल करने से पहले भी काफी ये सजा धजा करते थे। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले बता देना चाहता हूं कि एक जगह थी चन्नुदड़ो और यहीं से मनके बनाने की कारखाने, मनके बनाने की जो फैक्ट्री है, मनके की जो फैक्ट्री है, ठीक है, मनके की फैक्ट्री उसका पता चला। साथ ही साथ यहां से लिपस्टिक भी उपलब्ध हुई है और साथ साथ कुछ मोहरें भी मिली। उन मोहरों से ये पता चलता है कि ये लोग अपने ईश्वर को खुश रखने के लिए बलि वगैरह दिया करते थे। बलि विधि की प्रथा का पता जो है वो यहाँ से पता चल जाता है। तो यहाँ पर मनके की जो फैक्ट्री है वो मैके नामक इतिहासकार ने खोजी थी। तो चन्नुदड़ो से मनके फैक्ट्री, लिपस्टिक और मोहरे, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर की बलि विधि का कितना ज्यादा रोल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये सब जो खासियत है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज से काफी मिलती जुलती दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी काल के लोग काफी शाकाहारी और मांसाहारी हुआ करते थे। शाकाहारी का मतलब है कि आप समझ रहे हैं जो भी कृषि से उत्पन्न चीजें हैं उनका खाकर अपना भोजन से पेट भरा करते थे। मांसाहारी का मतलब शिकार उकार करके जानवरों को, है ना, जीव जंतुओं को काट कर मार कर खाया करते थे। हम अगर बात करें कि तो मैंने आपको बोला यहाँ के जो लोग हैं वो शाकाहारी भी हुआ करते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे। मांस मछली पर, है ना, सेवन पर निर्भर रहा करते थे। दूसरी बात करूं मैं अंत्येष्टि की, तो अंत्येष्टि की बात करूं तो अंत्येष्टि का मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाया करता था, मृत हो जाया करता था, तो 3 प्रकार की अंत्येष्टि देखने को मिलती है। पहली अंत्येष्टि की या तो उसे दफना दिया करते थे, ठीक है, या फिर उसे जला दिया करते थे। और तीसरी प्रवृत्ति जो थी वो थी आंशिक। आंशिक में क्या करते थे, उस मृत बॉडी को किसी भी जंगल के किनारे छोड़ाया करते थे, किसी गुफा में छोड़ाया करते थे, जिससे जानवर उसे खाकर अपना शिकार बना ले। मतलब अंत्येष्टि के बारे में आप अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार की चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी पूर्ण समाधिकरण, तो मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा यही प्रचलित थी, सबसे ज्यादा प्रचलन में यही थी। दूसरी थी आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण मैंने आपको कहा कि मृत व्यक्ति को कहीं भी ये छोड़ दिया करते थे, है ना। और एक था दाह संस्कार, जो कि आज के समय में दाह संस्कार मतलब उस मृत बॉडी को जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है आग में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग ज्ञानी ध्यानी नहीं थे, यहाँ के लोग के गणित की अच्छी खासी समझ थी, क्योंकि कई सारे ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए। धातु का निर्माण, भाई एक बार बताओ कि कॉपर में टिन मिलाएंगे तब कांसा बनेगा, ये चीज तो क्या बताता है कि इन्हें धातु निर्माण की कला भी अच्छे से आती थी। साथ ही साथ अगर बात करें तो धातु निर्माण के अलावा ये मौसम की अच्छी खासी समझ रखते थे, है ना, मौसम विज्ञानी हम कह सकते हैं। मौसम विज्ञानी के अलावा हम लोग अगर बात करें तो ये लोग जो भी नक्षत्र वगैरह क्या है इस चीज के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। ठीक है, और ऐसे करके समझ सकते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए ये लोग भाई चौपड़ खेलते थे। चौपड़ के अलावा नृत्य वगैरह में इंटरेस्ट लिया करते थे। इंटरेस्ट के अलावा आप समझ सकते हैं कि जो जानवरों की लड़ाई किया करते थे, जिससे इनका एंटरटेनमेंट हो पाए। शिकार उकार करना इनका अपना एक शौक था। तो ऐसे ही कई प्रकार के जो शौक इनके देखने को मिलते हैं, जिससे ये अपने मनोरंजन को पूरा किया करते थे। वहीं पर बात करें हम व्हीलर की, तो व्हीलर ने यहाँ पर जो भी श्रमिक लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं इनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। ये दास बनाकर रखे जाते थे, मतलब दास प्रथा वहां पर भी उपलब्ध थी, लेकिन श्रमिकों तक ही थी। और इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, केवल जो भी आसपास के जो राजपाट या जो धनी व्यक्ति थे वो अपनी सेवा के लिए इनका केवल इस्तेमाल किया करते थे। इनका बहुत ज्यादा शोषण नहीं किया करते थे। वहीं पर इस प्रकार से ये सब जानकारियां जो हैं वो जानकारियां इस कालखंड को और भी ज्यादा सुनहरा और काफी अच्छा बना देती है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि ऐसे ही इनको माप तोल का भी ज्ञान था
और मापतोल में ये जो भी मापक यंत्र का इस्तेमाल करते थे वो 16 के गुणा में होता था, मतलब 16 के गुलज में हुआ करता था। ठीक है, इनको तरबूज का, खरबूज का, इन चीजों का भी ज्ञान था। ये राई, मटर, जौ, इन सब फसलों को उगाया करते थे। ठीक है, गेहूं वगैरह सब उगाया करते थे। तो आपको बताया था मैंने कि सबसे पहली फसल हमारे प्रागैतिहासिक काल में ही हमने पढ़ा था जौ को उगाया, जौ के बारे में, है ना। तो ऐसे ही ये लोग लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया करते थे। पशुओं में बात करें तो कुबड़ वाला पशु, जिसे हम आज के टाइम में नंदी कहते हैं, भगवान शिव जी का जो भी साधन है, सवारी है, तो वो उस समय काफी पूजा पाठ हुआ करती थी। ठीक है, हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति अर्थात भगवान शिव जी के होने का प्रमाण मिलता। और यहीं पर एक इतिहासकार है पिग्ड, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। तो ऐसे करके अनेकों अनेक जानकारियां हमें इस कालखंड के बारे में सूचित करती हैं और इसकी मान्यता की व्याख्या करती हैं। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके विस्तृत कहां किस किस क्षेत्र तक ये फैला हुआ था और किस क्षेत्र से क्या क्या उपलब्ध हुआ है और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये नष्ट कैसे हुई। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।